फ्रेंड्स फाइनली मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं जो है क्लास 12 फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के टॉप 5 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई ने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया है और आपके जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन जो फिजिक्स के पेपर में रहने वाले वो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स रहेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में आप लोग फुल मार्क्स स्कोर करें। तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर सीबीएसई का जो सिलेबस है उसी के बेस पे और सीबीएसई का जो रेड्यूस सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न 2021 है उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन लेके आ गया हूं। ध्यान रखिएगा कि मैं आपके साथ 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, देन आपके लिए एंड में एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैंने दिया है तो उसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट करके बता देना है। तो चलिए फ्रेंड बिना लेट किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स अगर आप एमएसटी सीईटी एग्जाम्स 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है स्पेशल क्लासेस फॉर यू एट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पीसीएम के आप हो या फिर पीसीबी के हो या फिर पीसीएमबी के हो, आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस करवाया जा रहा है और वो भी हिंदी मीडियम में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री का क्लासेस जो कि बिल्कुल शेड्यूल है वो आपका 4 दिसंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि देख पा रहे केमिस्ट्री का सबसे पहले रैपिड फायर क्विज होगा जिसमें पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री रहेगा। उसके बाद देखिए और भी कुछ है लाइक आपका केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया आपका। यहाँ पे देखिए नीचे आप देख पा रहे ये आपका क्लास 11 और क्लास 12 का फिजिक्स का है जो कि आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के लिए। ठीक है, अगर आप एमएसटी सीईटी का तैयारी कर रहे हैं या फिर इवन नीट और जेई का, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। इसी तरह आपके लिए मैथ्स का डिफिनेट इंटीग्रेशन ये सब करवाया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा जो एडुकेटर आपको टीच करेंगे उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो आपको बिल्कुल बेसिक से आपको गाइड करेंगे ताकि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर अपने एग्जाम्स में कर सके। तो जाइए आप लोग वेट क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, जाके फ्रीली आप लोग इनरोल कर लीजिए और इस बार अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए अनअकैडमी के साथ। अब देखिए फ्रेंड ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है कि 2 न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर इन द रेशियो 1:8। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियाई। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको मास नंबर दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया हुआ है, आपको न्यूक्लियर रेडियाई का रेशियो पूछा है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर आपका 2 टर्म है, सबसे पहला क्या है मास नंबर है और दूसरा आपका क्या है न्यूक्लियर रेडियाई है। ठीक है, तो अब आपको अपने दिमाग सोचना है कि क्या कोई आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा हो जिसमें ये दोनों टर्म इन्वॉल्व होते हो, क्योंकि यहां पर आपके लिए मास नंबर दिया हुआ है और न्यूक्लियर रेडियाई पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ऐसा फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा जिसमें ये दोनों टर्म इन्वॉल्व हो। तो अगर आपने अपना न्यूक्लियस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। यूजुअली बच्चे उस फॉर्मूला को इग्नोर करते बट सीबीएसई वहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चन यूजुअली पूछती है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है R इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। जहां पर जो R है ये आपका न्यूक्लियर रेडियाई या फिर साइज होता है, जो आपका R नॉट है ये आपका कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर होता है और जो आपका A है ये आपका होता है मास नंबर और जो पावर 1/3 है वो तो पावर है, वो तो कुछ होता नहीं है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यूक्लियाई चैप्टर से ये फॉर्मूला पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया और आपके एनसीईआरटी में भी ये फॉर्मूला गिवन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये फॉर्मूला कहीं मैं विदेश से लेके डिराइव कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। तो यहां पर ध्यान रखिए यहां पर क्या गिवन है कि यहां पर जो 2 न्यूक्लियाई है उसका मास नंबर आपका 1:8 रेशियो में। मतलब क्या हो गया कि सपोज कि जो आपका पहला न्यूक्लियाई
रेडियाई का जो एटॉमिक मास है वो A1 लेता हूं और दूसरा का A2, तो A1/A2 इज इक्वल टू आपका 1/8 गिवन है। तो यहाँ पर क्या बोला है, रेशियो ऑफ टू न्यूक्लियर रेडियाई, मतलब क्या हो गया देखिए, मतलब हमें R1/R2 निकालना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, R1 आपका हो जाएगा R0 इंटू A टू द पावर 1/3, A1 में ले लेता हूं, और R2 आपका क्या हो जाएगा R0 A2 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। R0 आपका कैंसिल है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी R0 आपका कांस्टेंट है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसका पार्टिकुलर वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर और ये फिक्स होता है, ठीक है। तो आपका क्या बच गया, R1/R2 इज इक्वल टू आपका A1/A2 टू द पावर आपका 1/3 हो गया। अब देखिए A1/A2 आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ये आपका 1/8 गिवन है, तो 1/8 टू द पावर 1/3 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा, मैं देखिए इसको अलग अलग कर लेता हूँ, 1 टू द पावर 1/3 बाई आपका 8 टू द पावर 1/3 कर लेता हूँ, तो ये आपका 1 ही आ जाएगा, और नीचे में 2 टू द पावर 3 8 होता है इंटू 1/3 ये, तो ये 3 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा 1/2 आ गया। तो जो हमारा न्यूक्लियर रेडियाई का जो हमारा रेशियो आ रहा है वो हमारा 1:2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर डाउट नहीं है तो क्या अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। विच मटेरियल इज यूज फॉर द मीटर ब्रिज वायर एंड वाई? यहाँ पर क्या बोला है कि मीटर ब्रिज वायर में कौन सा मटेरियल को यूज किया जाता है और क्यों किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मुझे बताइए कि मीटर ब्रिज आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर टू बी मोर प्रिसाइज आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे वर्क करता है। तो इसका ये प्रिंसिपल था, बट यहाँ पर क्वेश्चन प्रिंसिपल का नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा मटेरियल मीटर ब्रिज वायर में यूज किया जाता है। तो देखिए यूजुअली इस साल मैक्सिमम स्कूल में प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हो पाया होगा, क्योंकि ये आपके एक्सपेरिमेंट में ये वाला थ्योरी आपका गिवन है और आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है मीटर ब्रिज का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, 2-3 वायर होता है। सबसे पहले या फिर आप लोग एलॉय का यूज कर लीजिए या फिर मैंगनीन, ये सब में से आप कोई भी एक का यूज कर सकते हैं। तो यही आपका मीटर ब्रिज वायर में यूज होता है। एलॉय का वायर हो गया या फिर मैंगनीन का मटेरियल हो गया, यही सब आपका यूज होता है यूजुअली, ठीक है। और यहाँ पर बोला कि क्यों, यहाँ पर वाई भी क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं बताता हूँ कि जो आपका रेजिस्टिविटी होता है ये सबका, ये आपका बहुत ही ज्यादा क्या होता है बताइए, हाई होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है। और यहाँ पर दूसरा रीजन क्या दे देगा कि आपका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो ये आपके लिए दो इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला क्या कि जो आपका रेजिस्टिविटी होता है ये आपका हाई होता है, और दूसरा रीजन क्या है कि जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो आपका लो होता है। तो ये दो रीजन आपको देना है, या फिर कोई एक रीजन भी दीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो क्या सेकंड वाला क्वेश्चन भी सभी बच्चे को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक टू बी मोर प्रिसाइज, ये आपका गोस लॉ के एप्लीकेशन से पूछा जा रहा है, या फिर एप्लीकेशन नहीं, ये डायरेक्ट आपका गोस लॉ से पूछा जा रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्या आप सभी को दिख रहा होगा? बिल्कुल दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टू चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट A, 0, ये हमारा A, 0 है और ये हमारा 4A, 0 रेस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन? मतलब क्या हो गया, देखिए ये आपका A और ये आपका 4A। तो बोला क्या, जरा मैं आपको एक बार डायग्राम को अच्छे से, मतलब जो फिगर बना हुआ है इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करूं। तो ये क्या बोल रहा है, ये आपका ओरिजिन है और ये आपका यहाँ पर A, 0, ये हमारा पॉइंट है जहां पर -2q चार्ज है। अब ये देखिए ये हमारा क्या, ये हमारा 4A, 0 है और ये हमारा क्या, यहाँ पर हमारा +q चार्ज रखा गया है। तो आपको क्या बोला है कि
यहाँ पर इस वाला जो आप देख पा रहे हैं क्वाड्रेंट, यहाँ पर 3a रेडियस का एक स्फीयर बनाया गया, ठीक है। तो ये आपका a और ये आपका 4 है, तो 3a कहीं हमारा यहाँ होगा। तो ओरिजिन से ये हमारा 3a का रेडियस मान लीजिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये एक स्फीयर ऐसा यहाँ पर ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया कि इस स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा, क्या होता है बताइए, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर Q इनसाइड में आप लोग कौन कौन से चार्ज को काउंट कीजिएगा, -2 को काउंट कीजिएगा, और यहाँ पर क्या +Q को भी काउंट कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं काउंट कीजिएगा, क्योंकि जो आपका स्फीयर का जो रेडियस 3a है उसके अंदर आपका +Q चार्ज नहीं आ रहा, उसके अंदर ओनली यहाँ पर -2Q चार्ज आ रहा। तो ये आपका -2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको एक दो एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए ये आपका स्फीयर है, अगर यहाँ पर आपका एक +Q चार्ज है तो इससे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा बताइए, आपका +Q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब देखिए अगर ये स्फीयर है, इसके अंदर -2Q चार्ज है और बाहर में आपका +Q चार्ज है, तो आपको पता होगा कि बाहर वाले को हम लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो हमारा Q इनसाइड का होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, -2Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आपका कोई स्फीयर नहीं है, ये आपका बाहर में चार्ज है। तो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट सभी बच्चे को क्लियर हो गया, क्या ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया? वेरी गुड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले? बिल्कुल चलते। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई यूजुअली जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और सीबीएसई यहां से क्वेश्चन यूजुअली आपके लिए पूछती है वेवलेंथ के बेसिस पे, या फिर आपका फ्रीक्वेंसी, ये सब निकालने के लिए या फिर अरेंज करने के लिए क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब देखिए यहां पर क्या बोला है कि अरेंज द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। बच्चे को यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है। देखिए डिक्रीजिंग मतलब ये वाला सिंबल हो गया, और इंक्रीजिंग मतलब आपका ये वाला सिंबल हो गया। मैंने आपको बता दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए ये आपका डिक्रीजिंग का, ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में इसी की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि आपका इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड रेज है आपका माइक्रोवेव से, और आपका एक्स रेज है, ठीक है। अब ध्यान देखिए यहाँ पर क्या बोला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो देखिए मैं आप सभी को एक चीट कोड देना चाहता हूं, वो क्या बताइए, कोगजुबीमर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूं, ये आपके लिए एक चीट कोड है। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बताया है, कोगजुबीमर ये आपका चीट कोड है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। जहां पर जो आपका सीओ है इसको आप लोग इग्नोर कीजिए। जी फॉर गामा रेज, एक्स फॉर एक्स रेज, यू फॉर अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर यूवी रेज, वी फॉर वायलेट रेज, आपका आई फॉर इंफ्रा रेज, और आपका एम फॉर माइक्रोवेव्स, और आर फॉर रेडियो, ठीक है। गामा, एक्स, यूवी, वायलेट, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ये आपका चीट कोड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहां पर इस वे में जो आपका वेवलेंथ होता है ये आपका इंक्रीज करता है, और यही डायरेक्शन में जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है ये आपका डिक्रीज करता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या हो गया, इधर आपका वेवलेंथ डिक्रीज करेगा और इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। तो ये मैंने आपको चीट कोड बता दिया है, प्लीज इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो यहां पर देखिए आपको क्या बोला है, वेवलेंथ का बात हो रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वाला आप लोग इग्नोर कर दीजिए। अब ध्यान रखिएगा, देखिए जो मैंने आपको चीट कोड दिया वो आपका क्या, कोगजुबीमर, जहां पर सीओ कॉस्मिक रेज होता है, जो अभी हट गया, तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो यहां पर क्या हो गया, जी हो गया, एक्स हो गया, यू हो गया, वी हो गया, आई हो गया, एम हो गया, और आपका आर हो गया। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या क्या किया, पहले देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। अब देखिए यहाँ पर इंफ्रारेड है तो यहाँ पर गोल कर दीजिए, यहाँ पर माइक्रोवेव है तो ये एम को गोल कर दीजिए, और यहाँ पर एक्स रेज है तो ये एक्स को आप लोग गोल कर दीजिए। अब आपको पता होगा कि इधर जो आपका वेवलेंथ होता है ये आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका वेवलेंथ किसका होगा, माइक्रोवेव का होगा, उसके बाद आपका इंफ्रा आपका रेस का होगा, उसके बाद आपका एक्स रेस का होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा नंबर 1 में आ जाएगा माइक्रोवेव, फिर आपका नंबर 2 में इंफ्रा रेज आ जाएगा, और नंबर 3 में आपका एक्स रेज आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो क्या सभी बच्चे को ये ट्रिक और ये क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना समझ में आ गया?
वेरी गुड। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। The focal length of a equiconvex lens is equal to the radius of curvature of either face, ठीक है। Then what is the value of आपका refractive index of the materials of the lens, मतलब क्या हो, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको क्या बोल रहा है। सबसे पहले इक्विकॉन्वेक्स लेंस आपका क्वेश्चन में गिवन है, मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, इक्विकॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इधर वाले साइड को अगर रेडियस को R1 मानूं तो इधर हमारा R2 हो जाएगा। अगर मैं R1 को पॉजिटिव मानूं तो ऑब्वियस है कि जो आपका R2 है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा साइन कन्वेंशन से, ठीक है। क्या यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए यहां पर क्या बोला कि ये आपका इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, मतलब क्या हो गया, इक्विकॉन्वेक्स से मतलब कि जो आपका रेडियस का जो आपका मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं यहां पर R के इक्वल लेट कर ले रहा हूं, ठीक है। क्यों होगा बताइए, क्योंकि यहां पर इक्विकॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्वियस है कि जो आपका रेडियस होगा वो आपका इक्वल होगा। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर फेस, मतलब क्या हो गया कि जो फोकल लेंथ है वो भी आपका R के इक्वल, ये हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो आपको क्या बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, मतलब क्या हो गया, आपको म्यू का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। आपने यहां पर पढ़ा होगा फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, पढ़ा था, बताइए लेंस मेकर फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो यहां से आपको पता होगा कि आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में आपका 1/r1 माइनस आपका 1/r2 होता है। अब सिंपली क्या कीजिए, ये सब डाटा यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/f, f की जगह आपका r हो जाएगा, ये आपका 1/r हो गया, म्यू हमें निकालना है, और यहां पर 1/r1, तो r1 हमारा किसके इक्वल है, r के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा 1/r हो गया, ये हमारा माइनस, और r2 हमारा नेगेटिव है और r2 हमारा r के इक्वल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस r हो जाएगा, ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं यहां पर प्लस लिख ले रहा हूं, तो ये आपका क्या हो गया बताइए, ये आपका हो गया 1/r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r प्लस 1/r, ये आपका 2/r हो जाएगा। अब देखिए ये r कैंसिल हो गया। अगर मैं ये 2 को, चलिए मैं आपको एक स्टेप और दिखाता हूं, 1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/2 हो गया, मैं 2 को लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूं, तो 1/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 हो गया। यहां से म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1, जो कि म्यू का वैल्यू 3/2 आपका आ गया, या फिर 1.5 आ गया, और यही हमारा क्या होने वाला है, रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल होने वाला है। तो क्या ये वाला क्वेश्चन में सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई भी बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो समझ में नहीं आ गया तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहां पर क्या बोला कि राइट द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये आपका Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है, यहां से C इज इक्वल टू Q/V हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला से आपको डायमेंशन निकालना है और मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपको डायमेंशन नहीं पता या फिर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, आप बुक का हेल्प लीजिए या फिर इंटरनेट का हेल्प लीजिए, बट आपको डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस पता होना चाहिए। और आप लोग पता करके अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।